हाँ जी, शुरू करें। चलिए, हाँ ते बैटरी पे इंटरनेट गेले परत आलं होतं, इंटरनेट गेलं परत. आलं का? हाँ जी, शैल वी बिगिन? यस, मेरे ख्याल से यहाँ पे सब पुराने चेहरे दिख रहे हैं वापस. शी बाबा. ठीक है. सीएमए फाउंडेशन वाले कौन कौन है? सीएमए फाउंडेशन वाले अपने वाले 1 2 3. सीएमए फाउंडेशन होतं तो आमच्याकडं? इन्स्पायरला होता? नाही. ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़िया. अरे ताई पण आहेत. अरे इसलिए तो इंस्पायर एकेडमी को जेएनयू बना दी, इधर ही सेटल हो गए हो. जाएंगे ही नहीं. अजून आहे का कोण खाली? झाले ना? चलिए, शैल वी बिगिन? यस सर. आप में से मेजर मेरे ख्याल से मुझे तो जानते ही होंगे. जानते नहीं जानते? कितने लोग आप में से मुझे नहीं जानते? एक. अरे अच्छा, आराम से एकदम इज्जत से हाथ उठाओ. कौन नहीं जानते, ताकि पता तो चले इंट्रोडक्शन देना भी है या नहीं. ज़्यादा लोग नहीं जानते तो फिर क्या है वो. ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ जानने की भी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ नाम जान लो. सीए तेजस सर. ठीक है, सरनेम थोड़ा सा अवघड है तो तेजस सर से काम चला लो. ठीक है. इफ यू वांट टू ट्राई अ टंग ट्विस्टर यू कैन गो विथ इट. ठीक है, तो थोड़ा सा अवघड है तो उसको रहने ही दो. चलो ठीक है. मैं आपको सीएम इंटर ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. फमड़ा का डा वाला पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स. 20 मार्क्स का है डेटा एनालिटिक्स. 3 चैप्टर्स है उसमें गिन के, तो 3-4 टॉपिक्स है. थोड़ा सा टेक्निकल चीजें, वो सारी टेक्निकल चीजें. हिंदी ओके ना? हाँ ठीक है. कोई ऐसा है कि हिंदी थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाता है? सर आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया और फ्रॉम समवेयर एल्स, ऐसा कुछ है क्या कोई? पक्का 100%? जस्ट डन, बढ़िया. तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों आपका सेम पेपर रहेगा बेटे, जिसमें 70 मार्क्स आपका ओएम है और 30% मार्क्स आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. बीडीए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो सिर्फ 20 मार्क्स का आता है. ठीक है, ये भी पार्ट मैं ही कवर कर लूंगा. डन. हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ. ठीक, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में देखिए, जो एक नॉर्मल आपके पास एक बुक होगी, मॉड्यूल वाली जो बुक है, वैसी वाली बुक ना देते हुए मैं एक अलग प्रकार से बुक दूंगा आपको, जिसमें थियरी क्वेश्चंस एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंसीडर्ड होंगे, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं होंगे. वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ये जो थियरी बुक है ये आपको ऐसी बुक मिलेगी. तो इसमें मैंने 2 सेपरेट बुक नहीं किए हुए हैं कि थियरी बुक अलग से, सम की बुक अलग से, तो छोटे बहुत बुक्स हो जाते हैं. तो इसलिए थियरी बुक, और इसी के अंदर यही मेन बुक रहेगी आपके, जिसके अंदर मैंने ये पूरा थियरी का पार्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया हुआ है, और ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहेगा, यहाँ से इलस्ट्रेशंस आपके कवर किए हुए हैं मैंने. ठीक है, तो ऐसे आपके एक ही बुक में आपके दोनों चीजें कवर हो जाएगी. डन. इसके अलावा मैं आपको एक और एमसीक्यू की बुक दूंगा, एमसीक्यूज जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड होंगे अपने. ओएम एज वेल एज एसएम दोनों की क्लब एक ही बुक मिलेगी. ओएम की ये मेन बुक अलग आएगी, एसएम की एक और बुक दूंगा जिसमें मैं एसएम पढ़ाऊंगा मैं आपके मॉड्यूल से, बट उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उसकी सेपरेट बुक बनाई है मैंने, वो एक सेपरेट एसएम की बुक दूंगा मैं आपको, डन। और बीडीए की बुक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंड में बीडीए आपको दिख जाएगा वहां पे, बीडीए के बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसी में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, अगेन वो भी नो पैराग्राफ फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही दिया है मैंने, ताकि आपको लर्निंग के लिए इजी जाए। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी मैंने पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कवर किए हैं, बट इसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पिछले एमटीपी में पूछा गया होगा या पहले पास्ट क्वेश्चंस में कभी पूछा गया होगा, वैसे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेजॉरिटी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो वाला मैं आपको क्लास में बताऊंगा कौन से हमें लर्न करने हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे कवर किए जो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, इसलिए हमको गो थ्रू करने सभी क्वेश्चंस हैं, बट मेजरली जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क करूंगा कि ये हमें लर्न करने हैं। अपने जब टेस्ट होंगे, टेस्ट में भी मैं मेजरली वही क्वेश्चंस पूछूंगा, बाकी जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट में पूछूंगा भी नहीं मैं, बराबर। तो उसमें हम लोग समय बर्बाद करेंगे ही नहीं, नहीं हम हमारी एनर्जी बर्बाद करेंगे, दोनों चीजें होंगी, डन। तो चैप्टर ओएम की बात अगर करें तो देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड एसएम में देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स, और वैसे ही बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में भी आपके कुछ 3 चैप्टर्स है। एसएम एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स बहुत छोटा है, हम इसको बीच बीच में कवर करते रहेंगे। ऑपरेशंस मैनेजमेंट विल बी आवर मेजर फोकस एरिया, जिसमें समय लगने वाला है। तो इसके साथ साथ सैटरडे संडेज वीकेंड्स वगैरह हम कंसीडर करके एसएम वगैरह भी हम लोग, ए संतोष संतोष नेट गेले रे परत, ठीक है ठीक है। ठीक है, एक काम करना, ह्याला सांग ना विशाल, ठीक है डन। तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो प्रैक्टिकल है, और कुछ कुछ चैप्टर्स मिक्स है, बराबर। जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स है उसमें से थियरी बहुत कम पूछी जाती है, और थियरी चैप्टर्स में दो बट ऑब्वियस थियरी ही पूछेंगे, बराबर है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जो गिने चुने 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जिसकी थियरी इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे, बराबर। तो 7 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो इंटरलिंक्ड है सर, चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़ेंगे तभी हमें चैप्टर 2 समझेंगे, तभी हमें चैप्टर 3 समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बराबर। और मैं पहले से बचपन से, यानी कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब से मेरा अपना फ्लो ऐसा रहा है कि डिफिकल्ट वाला पार्ट मैं पहले उठा के खत्म करता हूं, और फिर बाद में इजी वाले पार्ट पे मैं जाता हूं। तो उसके चलते एक चैप्टर नंबर आपका 4, चैप्टर नंबर 4 आता है, उस चैप्टर नंबर 4 में छोटे 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 पार्ट्स बहुत है, बट मजेदार है, मजा आता है, एंजॉय करेंगे आप सॉल्व करते करते। उतना ही कंफ्यूजन भी होने वाला है, वो मैं बाद में लूंगा, बट जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो मैं पहले ले रहा हूं। जो पहले ज्वाइन हुए थे, जिसको अपन ने चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट किया था, 2nd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके कुछ गिने चुने फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन जो पेंडिंग थे वो हमारे कवर करने बाकी है, जो 2 या 3 लेक्चर के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आई विल गो विथ चैप्टर नंबर 2 अगेन, चैप्टर नंबर 2 वापस कंप्लीट करके आपको इनको सेम लेवल पर लेकर आ जाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 थियरी है, वही एक चैप्टर हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जो पूरा कंप्लीट थियरी है वो सिर्फ हार्डली 5 या 6 लेक्चर्स है। सारखा अडकते हो सूरज सर, ठीक। तो चैप्टर नंबर 2 जब मैं कवर करूंगा, कुछ कुछ टेंशन में आगे, ओ माय गॉड हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं है, रिवीजन भी हो जाएगा, और हम लोग उसको कोशिश करूंगा मैं सैटरडे संडे में 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे एक लेक्चर लेके, आर्स उतने ही दूंगा, टेंशन मत लेना। जो रेगुलर वालों के जो पहले को जितना आर्स दिए तो आर्स उतना ही दूंगा आपको, ऐसे नहीं कि सर उनको डिटेल में पढ़ा हमको शॉर्टकट में पढ़ा, ऐसे नहीं, डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो अपन वो सॉल्व कर लेंगे। जो पुराने वाले हैं, अगर आपको आना है उस समय पे आप आ सकते हो, बट नहीं आना है तब भी आना पड़ेगा। चलिए, तो हम गजब वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जिसको बहुत लोग शॉर्टकट में सीपीएम या पर्ट भी बोलते हैं, सीपीएम या पर्ट। ड्राइंग खेलने वाला चैप्टर है, ड्राइंग खेलेंगे अपन। एक लास्ट वाला जो पर्ट वाला पार्ट आ जाता है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, बहुत पांचट कैलकुलेशन है, बहुत पांचट कैलकुलेशन, ठीक है।
चैप्टर लोगों के हिसाब से डिफिकल्ट है, मुझे नहीं पता ये डिफिकल्ट क्यों है। सीपीएम पर्ट बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, नेटवर्क डायग्राम के बेसिस के ऊपर बेस्ड है। नेटवर्क डायग्राम अब एक बार हमें समझ में आ गया तो इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 2 दिया हुआ है या ग्रुप 2 पहले पढ़ा भी होगा, शायद एग्जाम दिया होगा या एग्जाम पढ़ा है बट एग्जाम नहीं दिया, ऐसे कोई है कि कितने हैं? एक अच्छ, बाकी सबके लिए नया है। हाँ, तो आपके लिए क्या इजी क्या डिफिकल्ट, सब बराबर है। चलो शुरू करते हैं जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। जितने नए आए हैं, जिसके लिए सब्जेक्ट नया है बिल्कुल बेटे, आपको एक बार थोड़ा सा मैं 10 मिनट में ब्रीफिंग दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्या है बात समझेंगे। सबसे पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हमें नाम में एक बात पता चलती है, ऑपरेशंस की बात चल रही है सर। ऑपरेशंस मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस एंटिटी में, किसी भी एंटरप्राइज में बहुत अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं मतलब देयर आर मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट फंक्शंस दैट आर टू बी कैरिड ऑन। अगर अपन इंस्पायर एकेडमी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पर आप सबसे पहले बात समझो। सबसे पहले तो हमारे पास अलग अलग फील्ड है सर। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड अलग से चलता है, सीए फाउंडेशन, सीए का स्ट्रीम अलग चलता है, सीएमए का स्ट्रीम अलग चलता है, सीएस का स्ट्रीम अलग चलता है, बराबर है। कुछ कुछ गिने चुने फैकल्टीज थोड़े बहुत यहाँ वहाँ कॉमन होंगे, उसके अलावा बाकी तो सेपरेट टीम है। सीएस की एक सेपरेट टीम है, सीएमए की एक सेपरेट टीम है और सीएस की एक सेपरेट टीम हो जाती है, सीए, सीएस एंड सीएमए, बराबर। तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर सीए फाइनल, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर सीएमए फाइनल, सीएस डब्ल्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, तो ये 3 स्ट्रीम हो गए। इसके अलावा एक और कॉलेज स्ट्रीम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो मतलब ये जितने मैंने स्ट्रीम बताया आपको, दिस इज वर्किंग एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स, दीज आर वर्किंग एज टोटल सेपरेट डिपार्टमेंट्स। ये एक डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आप समझेंगे तो एक बैकएंड टीम है, बैकएंड टीम में एक एडमिन टीम है जो कंटिन्यूस बेसिस पर स्टूडेंट्स को कॉलिंग किए जा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या तो कॉल आ रहे हैं, या तो आउटगोइंग कॉल से या तो इनकमिंग कॉल से, जहां से हम लोग बच्चों के एडमिशन सिक्योर कर रहे हैं। ये एक एडमिन डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कौन से कोर्स की कितनी फीस कलेक्ट हुई है, नए एडमिशन कितने आए, पैसा कितना आया, पैसा कितना खर्च हो रहा है, सब फाइनेंस डिपार्टमेंट एक है, बराबर। एक मैनेजमेंट टीम है जो पूरा डिसाइड करेगी कि कब हमें बैचेस स्टार्ट करने हैं, कब हमें बैचेस एंड करने हैं, कब हमें रिविजन्स लेने हैं, कितने रिविजन्स लेने हैं, कौन से नोट्स प्रोवाइड करने हैं, कब तक नोट्स प्रोवाइड करने, ये सारे डिसीजंस लेंगे, मैनेजमेंट एक टीम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स लेते हैं। इन लोगों के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड टीम जिसको अपन टेक्निकल टीम बोलते हैं कि टेक्निकलिटीज, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है सर, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है सर, गूगल ड्राइव नहीं चल रहा है सर, लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है सर, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बुक्स का डिपार्टमेंट अलग, जो अलग अलग कोर्सेज के बुक्स को डिस्पैच करने का काम करती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं सर। अब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं तो ये हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए, संभालने के लिए एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति असाइन किया गया है, बराबर है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड पावर्स एंड अथॉरिटीज दिए गए हैं, बराबर। मैनेजमेंट में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह पढ़ के आए हैं। सीएमए फाउंडेशन में मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा। अरे ऐसा गंदा शक्ल मत बना के बैठो, तुमको किसी ने जबरदस्ती बिठाया क्या यहाँ पे? ओ माय गॉड, हम लोग इंटर में है सर, वी विल स्टडी सीरियसली, हम पूरा ध्यान देंगे सर। इतना सीरियसली बैठे जैसे मालूम नहीं किसी ने मार मार के बिठाया हो यहाँ पे, गजब जबरदस्ती। मैं तो इतना सीरियसली पढ़ा भी नहीं रहा हूं जितना सीरियसली तुम लोग मुझे घूर रहे हो। डर लगने लगा है मुझे पढ़ाने में, नर्वसनेस वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं, जबकि 10 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं। फीलिंग ऐसा क्या, इतना क्या, इतनी क्या गंदी शक्ल बना के बैठो भाई। तो थोड़ा चिल रहो, नॉर्मल रहो, ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना। कल पेपर नहीं है अपना, इतना क्या टेंशन में बैठो। कल है क्या पेपर? दिसंबर में है पेपर। वो तो ऐसे समय तो ऐसा बीतेगा जैसे कि कल ही आ गया दिसंबर, वो बात अलग है। बट इतना सीरियस लुक बना, अभी पूरा क्या पूरा अभी के अभी रट के जाएंगे। नहीं, हंसना है इसका मतलब इतना नहीं कि ओरिजिनल बैकग्राउंड है तो तुम्हारा ओरिजिनलिटी बाहर निकालो, अंदर का जानवर बाहर नहीं निकालना है, इंसान बने रहो। सीएम का कोर्स प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जानवर वाला कोर्स है नहीं, हैं जी, ठीक। तो हसण्यासारखं काय होतं मला पण नाही माहिती, जाऊ दे, चला इधर ध्यान देंगे सब लोग। अब सर
अब यहां पर मैंने आपको बताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट किए होंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बारे में सारे डिसीजंस लेने वाले प्रसाद सर है, बराबर। फिर सीएमए इंटर के बारे में सारे डिसीजंस लेते हैं राज सर और श्रीकांत सर, ये लोग पूरा डिसीजन लेंगे इंटर के बारे में। सीएमए फाउंडेशन देखने के लिए अगेन श्रीकांत सर है, एक और विनीता मैम बोल के ज्वाइन हुए नए वो है। फिर सीएमए फाइनल के लिए अगेन विनीता मैम देख रहे हैं पूरा। फिर उसके अलावा सीएसडब्ल्यूटी की बात करेंगे तो वहां पे शुभम अग्रवाल सर, मयूर अग्रवाल सर। सीए फाउंडेशन देखने के लिए अगेन मयूर अग्रवाल सर और राज सर है। फिर सीएसडब्ल्यूटी के लिए वहां पे सौम्या मैम, तुषार सर। सीएस प्रोफेशनल के लिए शुभम शुक्ला सर, ये लोग सब, बराबर। मैं कहीं नहीं आता, मैं मजदूर हूं यहाँ पर, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं मजदूरी करता हूं। यहां पर आता हूं, वो बोलते हैं ये पढ़ाइए, मैं आके पढ़ाता हूं, पढ़ा के अपना पैसा मजदूरी लेके चला जाता हूं। मतलब 100-150 रुपए दिन का मिल जाता है, उतना तिहाड़ी मजदूरी अपनी चलती रहती है। इस पे 2,500 रुपए महीना पगार है अपना, 2,500 रुपए मैं काम कर रहा हूं बस। तो अपना यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट में रोल नहीं है, अपन सीधे सीधे मजदूरी। ये सब फैकल्टीज है, ये जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड है सर। बुक्स डिस्पैच डिपार्टमेंट का एक बंदा अलग एक हेड है, टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट का एक बंदा अलग हेड है। तो ये जितने भी हेड्स है, अब बात समझना, यहां पर सब एक कॉमन सूत्रधार एक है, राज सर। तो राज सर क्या कर रहे हैं, ही इज हिमसेल्फ एक्टिंग एज एन ऑपरेशंस मैनेजर, मतलब ही लुक्स इनटू ईच एंड एवरी ऑपरेशन कि सर जो गूगल ड्राइव लेक्चर्स ऑर्डर हो रहे हैं वो लेक्चर्स सही टाइम पे प्रोसेस होकर सही टाइम पे सबको लिंक्स जा रही है नहीं जा रही है। बुक्स जो ऑर्डर आ रहे हैं वो सही समय पे डिस्पैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जो ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे हैं, जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं, एडमिशन के डेमो लेक्चर, अभी 3 या 4 दिन के डेमो लेक्चर्स चलेंगे, तो जितने ऑनलाइन लाइव बच्चों ने एडमिशन लिए हुए ऑनलाइन लाइव वाले ऐड होने चाहिए एप्लीकेशन में, तो उनकी टेक्निकलिटीज डिफिकल्टीज आएगी, तो वो एक ध्यान देना, उन सब चीजों पे ध्यान देना, बुक्स का डिस्पैच पे ध्यान देना, रेगुलर लेक्चर्स जो कंडक्ट हो रहे हैं उस पे ध्यान देना, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, राज सर इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। अब देखिए यहां पर अपन जो अपना नेचर ऑफ बिजनेस है उसके चलते जो ओनर है उनको खुद को अपने डिपार्टमेंट्स में ध्यान देना जरूरी है। बट हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, टाटा इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, बिरला ग्रुप की बात करेंगे, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेस है, ये एंटरप्राइजेस में ओनर आपको लगता है इज ओनर के पास इतना समय है कि वो जा जाके हर एक ब्रांच हर एक डिपार्टमेंट विजिट करके आ सके? वो नहीं कर सकता सर। तो उन्होंने एक बंदा बिठाया है जिसको बोलते हैं COO, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, जो हर एक ऑपरेशन पर ध्यान देगा, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, हर किसी के रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे जनरेट करवाए जाएंगे, डेली बेसिस पर उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा, डेली बेसिस पे उनके रिजल्ट्स चेक किए जाएंगे, यानी कि डेली बेसिस पर ऑपरेशंस चेक किए जाते हैं। ये डेली बेसिस पे ऑपरेशन चेक करना क्यों जरूरी है सर? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर एंटरप्राइज, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर एंटरप्राइज। देखिए आज भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% परफेक्शन सब तरफ है, नो वन इज 100% परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कभी लेक्चर्स पहुंचते नहीं है, बुक्स पहुंचते नहीं है, पिन कोड गलत आ जाता है। एक बार एक बच्चे के साथ लड़ाई हो गई, बोले मेरे बुक्स आ ही नहीं रहे, हम बोल रहे हमने बुक्स भेज दिए, 1 हफ्ता पहले भेजा, एड्रेस पूरा बराबर भेजा है बच्चे ने। अब पूरा भेजने के बाद उस बच्चे ने गलती से व्हाट्सएप पे डिटेल पे क्या कर दिया, व्हाट्सएप पे पिन कोड उसने गलत दे दिया, 29 का 92 कर दिया उसने। हमने एड्रेस जैसा का वैसा कॉपी किया, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला, पेस्ट किया, भेज दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस में पता नहीं कहां घूम रही है बुक, ना वो उसके पास पहुंची ना वो हमारे पास आई, घूम रही है, पता नहीं कहां घूम रही है। तो फिर बाद में पूरा डिटेल एड्रेस वापस मंगवाने के बाद पता चला भाई साहब देखो ये आपने एड्रेस गलत दिया था। बोले नहीं आपने गलत डाला। फिर उसको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना पड़ा, भाई साहब ये आपका मैसेज था, हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, प्रिंट आउट निकाला, चिपकाया, भेजा, हमारी गलती थोड़ी ना है। तो ये सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है सर। तो इन टेक्निकल डिफिकल्टीज को ओवरकम करना, प्रॉब्लम्स आएंगे तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो उनके ऊपर सही डिसीजंस लेना, आगे बढ़ना, ये काम है सर ऑपरेशन मैनेजर का। तो इन शॉर्ट ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया इंस्पायर एकेडमी कैसे काम करेगी। सेम एग्जांपल हम उठा के अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा दे, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला काम सर प्रोडक्शन होगा। सबसे पहला काम प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए लगने वाली चीजें क्या होगी सर? रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट होगा, परचेसेस होंगे सर, मशीन्स लगेंगी सर। कौन से मशीन्स लगेंगे? पहले तो डिसीजन यहां से शुरू होगा कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा, मशीन्स लगेंगे या लेबर ज्यादा लगेंगे, या दोनों का एक प्रॉपर मिक्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। ये डिसीजन के बाद रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करेंगे, कितना प्रोक्योर करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। उसके अलावा आपको सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? ये अलग अलग रॉ मटेरियल के जितने भी वेंडर्स है उनके आपको क्या लेने पड़ेंगे? कोटेशंस लेने पड़ेंगे, कौन सा बेटर क्वालिटी देता है, कौन सा सही प्राइस दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
अब कितना रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, इसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है। अब कितना प्रोडक्शन करना है, इसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कितना सेल होगा। अब ये सेल कितना करना है, ये आप तय करेंगे या मार्केट तय करेगा? मार्केट तय करेगा ना, आपका सेल मार्केट तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। आप तो क्या चाहते हो, जितना प्रोडक्शन करूं मैं तो पूरा का पूरा बेच दूं, बराबर है ना, मैं तो पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहता हूं, बट मार्केट ने भी तो आपको उतना एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्केट बहुत बड़ा है सर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे सेलर्स है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम सेल फोरकास्ट। किससे फोरकास्ट से शुरू करेंगे? सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट से जब हम शुरू करते हैं, सेल को फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सीएमए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के टॉपिक में एक छोटा सा डिमांड फोरकास्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट आता था, जिसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। बट डिमांड को फोरकास्ट करने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन भी है, एक विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइंटिफिक मेथड्स भी एप्लीकेबल है अपने पास, बराबर। हर कंपनी अपने हिसाब से जो उनको सही लगती है वो एप्लीकेशन वो क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर लगाएंगे, वो तरीके अपनाएंगे, उस हिसाब से वो सबसे पहला काम सेल को फोरकास्ट करेंगे कि हम कितना सेल कर सकते हैं, हम इस मार्केट में कितना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वो डिसाइड किया जाएगा सर। ये एक अंदाजा ले रहे, फोरकास्ट कर रहे हैं सर। अगेन हम फोरकास्टिंग के बेसिस पर चल रहे हैं। ये एग्जैक्ट फोरकास्ट कर सकते हो क्या आप? भाई मैंने एक फोरकास्ट किया, अगले एक क्वार्टर में मैं 1000 यूनिट्स का सेल करूंगा, क्या वो एग्जैक्ट 1000 ही होगा? जरूरी नहीं है सर। हमने फोरकास्ट किया है, एक्चुअल ज्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है सर, बराबर है। दोनों चीजें पॉसिबिलिटीज है सर। एट द एंड ये फोरकास्ट है, बट सर काम करने के लिए कुछ ना कुछ एक बेस तो होना चाहिए ना। तो हमने हमारे हिसाब से एक फोरकास्ट बनाया, 1000 यूनिट्स का फोरकास्ट बनाया, उसको लगने वाले, उसके बेसिस पर लगने वाले क्या, उसके बेसिस पर कितना हमें प्रोडक्शन करेंगे हम वो पता करेंगे। प्रोडक्शन के बेसिस पर हम पता करेंगे कि इतने प्रोडक्शन के लिए मशीन से काम चलेगा, लेबर से काम चलेगा, या दोनों का मिक्स लगेगा। फिर हम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे जाएंगे, फिर लूज टूल्स के प्रोक्योरमेंट पर जाएंगे, फिर इसके ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कितनी दूर से आएगा, उसमें कितना खर्चा लगेगा। अगर आप सेल्स की डिलीवरी देते हो तो डिलीवरी के लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब सर इन शॉर्ट, फ्रॉम प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू डिलीवरिंग दी गुड्स, बीच में जितने भी प्रोसेसेस आएंगे, जितने भी फंक्शंस आएंगे, जितने भी ऑपरेशंस आएंगे, इन सब के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। और ये ध्यान रखने के लिए एक अलग से बंदा अपॉइंट किया जाता है, हु इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर। अब ये ऑपरेशंस मैनेजर अगर आप देखो तो ये फील्ड बहुत 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 ज्यादा वास्ट है, बहुत वास्ट फील्ड है। और ये फील्ड के बेसिस में अगर आप चाहते हो कि इसी फील्ड में हम आगे बढ़े और इसी फील्ड में हमको क्या करना है, परफेक्शन लेकर इसी फील्ड में अगर हमें जॉब करना है, तो आप मान के चलिए आपको एक्सपीरियंस तो दबा के लगेगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने इसी फील्ड में एंटर कर लिया, पहले साल आपको बहुत जबरदस्त सैलरी लग जाएगी, ऐसा तो कोई फील्ड में नहीं होने वाला, कोई भी फील्ड में नहीं। एक्सपीरियंस, योर टैलेंट, योर स्किल मैटर्स अ लॉट, ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है, बराबर है। तो यहां पर मेजरली एज एन ऑपरेशंस मैनेजर आपको काम करना, तो आपको एक तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए सर, तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जब आप इसके लिए जाएंगे इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो अगर आप ऐसी किसी फील्ड को चूज करना चाहेंगे तो इट वुड बी माय रिकमेंडेशन दैट यू कुड गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल ट्रेनिंग के किसी मिड स्केल फर्म में जाने के बजाय आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का दूसरा फायदा ये होता है, जिस किसी इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, वो कंपनी आपको सामने से ऑफर करती है कि भाई साहब आपने 2 साल हमारे यहाँ पे काम किया हुआ है, यू कंप्लीट योर सीएमए का डिग्री, गेट योर सीएमए का डिग्री, वी विल प्रोमोट यू दिस पर्टिकुलर दिस पोस्ट एंड वी विल ऑफर यू दिस पर्टिकुलर सैलरी। तो आपको बाहर कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बट जिसका किसी का ऐसा है सर, हमें कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में या कहीं और काम करना है, या मान लीजिए प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन गो विथ अ मिड स्केल फर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, या इनकी पार्टनरशिप में भी चलने वाले बहुत सारे फर्म्स होते हैं, जो वहां पर भी आप आपकी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, बराबर। अब यहां पर अगर हम बात करें ऑपरेशंस मैनेजर की, एज एन ऑपरेशन मैनेजर विद अ गुड एक्सपीरियंस, विद अ गुड टैलेंट एंड स्किल, इफ यू हैव, यू कैन बेयर मिनिमम अर्न विद 25 to 30 lakhs का पैकेज पर एनम। 25 से 30 लाख का पैकेज आपको कहीं नहीं जाएगा 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये फील्ड उतना वास्ट है, ये उतना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस मैनेजर है ना भाई साहब, मतलब आपके हाथ में पूरी फर्म की, पूरी कंपनी की, पूरी एंटरप्राइज की नसें है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। कठपुतली का खेल देखा है ना, तो कठपुतली के खेल में जो पीछे जो खड़ा हुआ है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है ना, वैसे कंट्रोल पूरा आपके हाथ में भाई साहब। ऑपरेशंस मैनेजर का ये काम है। यहां तक क्लियर है सबको ऑपरेशंस मैनेजर के बारे में, बराबर। अब ये ऑपरेशंस मैनेजर के दायरे में या स्कोप में क्या क्या चीजें आती है, ये हम हमारे पूरे सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं।
बराबर। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारे सिर्फ ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट को पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला जाता है, फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों बोला गया है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, तो 2 से 4 लेक्चर में कवर हो सकता है ऐसा। फिर सेकेंड टॉपिक आपका आता है डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह पे, जहां पर हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग या प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बराबर। मैं एक बार आपको सिलेबस से आपके वाकिफ करा दूं कौन से टॉपिक में हम बेसिकली क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस है, इसीलिए पहले आपके सामने मैं आपका मॉड्यूल ही ओपन करता हूं इंस्टीट्यूट का। बहुत प्यारा मॉड्यूल है, छोटे मोटे बड़े सारे मिस्टेक्स के साथ, बट ठीक है, वो अपन मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ये थियरी पार्ट है पूरा का पूरा। फिर दूसरा आता है आपको ऑपरेशंस प्लानिंग। ऑपरेशंस प्लानिंग चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट चौथे चैप्टर से तो बड़ा है नहीं, चौथा चैप्टर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा यानी कि वो चैप्टर अपने आप में बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें ओएम क्या है बताया जाएगा। ऑपरेशंस प्लानिंग ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवाता है आपका कि ऑपरेशन प्लानिंग है क्या, क्या चीजें आती है इसमें, क्या क्या चीजें हम कंसीडर करते हैं, क्या क्या अलग अलग मेथोडोलॉजीज है वगैरह वगैरह। तीसरा डिजाइनिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, अगेन थियरी टॉपिक है पूरा का पूरा। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, प्रोसेस डिजाइन क्या होता है, प्रोसेस डिजाइन डिफाइन करने से पहले या सिलेक्ट करने से पहले आपने कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, ये सारी बातें उसमें दी गई है। अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे आएंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आएगा, सिमुलेशन आएगा, असाइनमेंट आएगा वगैरह वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम देखेंगे। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, अगेन अ थियरी टॉपिक। और 6th प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा इकोनॉमिक्स एंड मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा, इजीली खत्म हो जाएगा ऐसा है। बराबर। मेजरली आप थोड़ा सा दिक्कत जो फेस करेंगे ना, मेजरली ये जो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें दिक्कत फेस करेंगे, यानी क्योंकि बहुत दिक्कत नहीं होगी मेजरली। वैसे तो सारी टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा दिक्कत फेस करेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी टेक्निकल टॉपिक्स, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं। सर अकाउंट्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ये सब सुना हुआ है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई है सर, जैसे कि आपका सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, कैपिटल बजटिंग वगैरह फिनेंशियल मैनेजमेंट में, और शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं सुनी हुई चीजें हैं, तो अपनापन सा महसूस होता है वहां पर। बराबर। फिर आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नथिंग बट योर कॉस्टिंग वाला पार्ट। अगेन आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, बजटरी कॉस्टिंग आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा, यही सारी चीजें वापस वहां पे पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा आपको पढ़ाई वाली फीलिंग आएगी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ, जिसके टर्म्स हमने कभी जनरली सुने ही नहीं है। जनरली थोड़ा सा ऐसा आएगा कि कुछ हम नया देख रहे हैं, बट चिंता मत करना, जितने टर्मिनोलॉजीज होंगे मैं कोशिश करूंगा उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बता सकूं कि जहाँ जो मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, तो वहां पर ये सारी चीजें हम कैसे अप्लाई करते थे, कैसे अप्लाई होती थी, या कोई एक आधा छोटा एग्जाम्पल बना के हम ये कहाँ अप्लाई कर सकते थे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बराबर है, समझना ज्यादा जरूरी है। यहां पर ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होगी कि शायद दिमाग में जा ही नहीं रही है सर, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेयर करके आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये स्टेप से ये फॉलो कर लो, ये स्टेप्स फॉलो कर लो आप। बट 2 बार 3 बार 4 बार जब हम देखेंगे ना, तो आपको प्रोसेस के साथ कॉन्सेप्ट लिंक हो जाएगा अपने आप, तो आपको समझ, ओ इसीलिए ये कर रहे थे, ओ इसीलिए ऐसा था, समझ में आ रहा है। तो ये टेक्निकलिटीज है, थोड़ा सा समझाने में शायद मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, हम लोग ऑफिस में बैठ के मैं आपका डाउट सॉल्व करवा दूंगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, और कोई अलग तरीका हम निकाल सके तो हम वो देख लेंगे। बट हाँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपको क्लियर करना है, इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था, पेपर ईजी था, बट बाई गॉड जो रिवीजन करके गया था ना, जिसने प्रॉपर रिवीजन किया था ना, उसके लिए पेपर इजी था। हाँ, नो डाउट अबाउट इट, पेपर थोड़ा सा लेंदी था बट पेपर इजी था। जहां पर कहीं ना कहीं ओवरलुक करके गए हैं, या टॉपिक हमने देखा नहीं है, या कोई चीजें स्किप करके गए हैं, उन्होंने बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। जब हम लोग 2-3 सेंटर्स पर घूमे थे, हमने यही देखा, यही चीज नोटिस की, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है ना, वहां पे दिक्कत आई है। और एक बात समझना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटे, पढ़ के होने वाला नहीं है,
ये पढ़ के नहीं होता, ये सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझेंगे कि चलो यार आधा तो थियरी है, आधा तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सम्स बच्चा बहुत बार पेज पलट पलट के प्रैक्टिस कर रहा है, पेज पलट के प्रैक्टिस नहीं होता, आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा। और ये भी गारंटी देता हूं, सम सॉल्व करते समय बहुत बार आपको कंटाल आने वाला है, क्या है यार सेम चीज बार बार कर रहे हैं अपन, बट करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे, दिक्कत में आएंगे। बराबर। थियरी लर्न करने का टेंशन मत लो, लोड मत लो। मैं आपको डेली बोलूंगा जब ये वीक में टेस्ट आएगा, 4 आंसर पर टेस्ट है, ये 4 आंसर लर्न करके आओ, ये 4 आंसर पे अपन टेस्ट लिखेंगे, लर्निंग वैसे कंप्लीट करेंगे। आगे चल के बाद में फिर लंबे लंबे टेस्ट ले लूंगा ना आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए। तो अभी से लर्निंग धीरे धीरे शुरू करेंगे, आगे तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा चैप्टर लर्न हो जाएगा। कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार लर्निंग करेंगे। सेम बचपन वाला फॉर्मेट याद करना है जो बचपन में हम आंसर लर्न करते थे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें जो जहां से वैसा ही लर्न करना है, नो डाउट अबाउट इट। बराबर है, तो वैसे ही लर्न करो कोशिश करके। वर्डिंग्स जरूरी नहीं है, बुक में जो दिया है वैसा का वैसा आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वर्डिंग्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मत चेंज करना। बच्चों को हम बोलते हैं कि अपने तरीके से आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अपने वर्डिंग्स में लिखो, वर्ड्स आपके इस्तेमाल करने हैं। बच्चा कंसेप्ट ही बदल देता है। फिर बच्चा बोलता मैंने तो अपने ओन वर्ड्स में लिखे थे आंसर सर, पता नहीं फिर भी मार्क्स क्यों नहीं दिए। कि जब मैंने पेपर मंगवा के आंसर के साथ कंपेयर किया, मतलब बेटे इसका मतलब और इसका मतलब अगर सेम हो तो बता देना, तो मतलब ही चेंज कर देते हैं, मतलब ही अलग कर देते हैं। इसलिए कोशिश ये करो ओन वर्ड्स में जाने के बजाय, ज्यादा आसान है लर्न करके लिखना आंसर, वो ज्यादा बेटर है। जो वर्डिंग से इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स पे ध्यान दे दो। डन है, क्लियर, सॉर्टेड। चैप्टर पे आ जाऊं मैं, बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा बट टेंशन नक्कू, वाई फियर, तेजस सर इज हियर। शुरू करें। नोट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक क्या है वो समझते पहले। प्रोजेक्ट, ये वर्ड कभी सुना है जीवन में? प्रोजेक्ट वर्ड सुना है क्या? साइंस प्रोजेक्ट, गजब, कौन था वो? साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई प्रोजेक्ट सुना है हमने? कहां सुना बेटे, कहां सुना प्रोजेक्ट? कहीं तो सुना होगा ना यार प्रोजेक्ट, कोई नया थोड़ी ना है वर्ड ये। हाँ जी, देखिए कोशिश करो जितना इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मुझे समझा के आगे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस जो टॉपिक 8 दिन में खत्म होना चाहिए 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इंटरेक्टिव नहीं रहा तो मुझे ही सिर्फ बोलना है, तो अगर इंटरेक्टिव सेशन रहा तो आपकी भी दिमाग की नसें खुलेंगी, आपको भी चीज़ें समझ में आने लगेगी। हम गलत जा रहे हैं, हमारी सोच गलत जा रही, वो भी हमें समझ में आएगा। नहीं तो समझाने के लिए तो फटाफट अभी मैं बोल सकता हूं, देखो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, समझ में आ गया, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है ये हम देखने वाले आगे, जब हम गैंट चार्ट पढ़ाऊंगा मैं आगे। ये ऐसा पढ़ा सकता हूं मैं, ये पढ़ाने ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूं 8 दिन का सिलेबस 4 दिन में खत्म हो जाएगा, पर उसका कोई सेंस नहीं। आइए, प्रोजेक्ट का मतलब बताइए। कहीं सुना है जीवन में? सुना तो होगा, हाँ या ना इतना तो जवाब दे सकते हैं, हाँ ना इतना तो जवाब दे सकते, तो हाँ या ना में जवाब दे दो। प्रोजेक्ट ये शब्द आपने कभी सुना है क्या आज से पहले? हाँ, कहा और क्या और कौन से कॉन्टेक्स्ट में? स्कूल में सुना है सर, प्रोजेक्ट बोलते थे, ईवीएस का प्रोजेक्ट बना के लाओ, साइंस का प्रोजेक्ट बना के लाओ, इंग्लिश का प्रोजेक्ट बना के लाओ, मैथ्स का प्रोजेक्ट, कार्डबोर्ड का, बराबर, हाँ बेस्ट, एक नंबर, कार्डबोर्ड कटिंग, क्राफ्ट वाला ना, वेरी नाइस। प्रोजेक्ट वो एग्जीबिशन होते थे स्कूल में, साइंस के एग्जीबिशन होते थे, वो प्रोजेक्ट बनाते थे, कोई विंड मिल बनाता था, कोई वोल्केनो बनाता था, बराबर ना, है ना? तो ये प्रोजेक्ट क्या होता था? प्रोजेक्ट क्या होता था? प्रोजेक्ट मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी है, जो ये एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, ये काम हो गया, खत्म हो गया, वाइंड अप, बराबर। प्रोजेक्ट हुआ वो, एक प्रोजेक्ट हुआ। मतलब मान लीजिए भी जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, मतलब आप जाएंगे, ये क्या रे, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग है सर, ये सोसाइटी बिल्ड करनी है, ये इतने फ्लैट्स बिल्ड करने हैं, उधर नहीं है, उधर एक एग्जांपल इमेजिनरी है, वो झुक के देख रहे हैं वहां पर कौन सा बिल्डिंग मानते हैं, इमेजिनरी है। तो एक बिल्डिंग है, एक सोसाइटी, यहाँ पे बना देता हूं, आपको दिख जाएगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा, ये एक सर जमीन है सर, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर। हमने बोल दिया कि 400 फ्लैट की एक स्कीम बना रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग मस्त बढ़िया तरीके से फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी, बराबर, अलग अलग फेजेस बनाए सर। एक स्विमिंग पूल है, वहां पर एक गार्डन एरिया है, क्लब हाउस है, ये रोड है, पार्किंग है पीछे की तरफ, वगैरह वगैरह।
ये एक प्रोजेक्ट हुआ, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसमें जो जो चीजें लगने वाली है वो चीजें वहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बराबर। ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हुआ। वैसे ही प्रोडक्शंस में भी एक एक प्रोजेक्ट होते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये एक प्रकार से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम देखने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट रिलेटेड मतलब कि सर यहां पर क्या हो रहा है कि जिस चीज का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन मान के चलते, ये अलग अलग फेजेस में होगा सर। सबसे पहला फेज आपका शुरू होता है फाउंडेशन से। बिल्डिंग जितनी बड़ी बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन बनेगा सर। तो फाउंडेशन के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फाउंडेशन के लिए वो जमीन से नीचे कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा, वो डिपेंड करेगा कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको, कितने फ्लोर्स होंगे, उसके बेसिस पर आप पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे। तो पहला फेज आपका फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन से आगे निकल के आप क्या करेंगे सर? फाउंडेशन से आगे निकल के हम क्या करेंगे, अब उसके ऊपर है ना एक बेसिक सा ढांचा बनाया जाता है, बराबर। एक बेसिक सा ढांचा कभी आपने देखा है कैसे? ये एक फ्लोर है, ओपन है, बिल्कुल ओपन फ्लोर से, ये ओपन फ्लोर से, और इनके बीच बीच में पिलर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल बीच में कोई भी दीवारें नहीं है, दीवारें नहीं है, सिर्फ ये जो पिलर दिख रहा है ना आपको, ये पिलर है और ये ऊपर का फ्लोर है, फिर एक पिलर है, ऊपर का फ्लोर है। स्लैब बोलते हैं जिसको अपन कंस्ट्रक्शन की भाषा में स्लैब बोलते हैं, बराबर है। स्लैब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, पिलर को कुछ तो पिलर ही बोलते हैं क्या? कॉलम, कॉलम, ये कॉलम, वो स्लैब, बराबर। मतलब ये जो साइड की जो दीवारें आपको दिख रही है, दीवारों में से वो पार्ट ऐसे छोटे छोटे पार्ट बाहर है ना, वो कॉलम है, वो कॉलम से, ये ऐसे कॉलम से, ये समझ में आ रहा है आपको? जो बीच का जो दीवार वाला पार्ट है ना, ये नहीं है सर, दैट इज योर बेसिक ढांचा ऑफ द बिल्डिंग। एक बेसिक ढांचा है सर, ये सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज होने के बाद फिर बाद में घरों की दीवारें बनेंगी। थर्ड फेज होगा विथ इंटीरियर, वो किचन बनेगा, बाथरूम बनेगा, मास्टर बेडरूम बनेगा, हॉल बनेगा, कोई फ्लैट्स विथ गैलरी होंगे, किसी फ्लैट की गैलरी उस तरफ होगी, किसी फ्लैट की गैलरी इस तरफ होगी, किसी फ्लैट की गैलरी उस तरफ होगी, ऐसे बिल्डिंग्स में बनते हैं ना अलग अलग। तो ये तीसरा फेज हुआ। चौथे फेज में आप उस कंपाउंड, उस एरिया के स्विमिंग पूल बनाएंगे, आप क्लब एरिया बनाएंगे, क्लब हाउस बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है? अब यहां पर बात समझो, कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो सकती है कि जो साइमल्टेनियस चल सकती है। मतलब जहां पे, यहां पे इस तरफ बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, वहां पे बाजू में, वहां पे अपन क्लब हाउस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्लब हाउस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग यहां पे बन रही है, पीछे पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन, जो शेड वगैरह के साथ पार्किंग बनाने वाले, उसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी सर जो अकेले ही चलेगी, उसके साथ साइमल्टेनियस कोई एक्टिविटीज नहीं चलेगी। कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी सर जो साइमल्टेनियसली चल सकती। हो सकता है कि इस एक्टिविटी को 6 महीना लगे, इस एक्टिविटी को 3 महीना लगे, बट जब ये दोनों एक्टिविटीज रेडी हो जाएंगी तभी उसके आगे की एक्टिविटी शुरू होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ रहे हो? तो ये प्रोजेक्ट है सर। प्रोजेक्ट में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। उसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी जो हमें पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही दूसरी एक्टिविटी होगी, उसके बाद ही तीसरी एक्टिविटी होगी। हो सकता है कुछ कुछ एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली चले, कि ये भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है, समय अलग अलग हो सकता है दोनों का, बट दोनों साइमल्टेनियसली दो एक्टिविटीज चल रही है। यहां तक बराबर समझ में आ गया? तो यहां पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट करने से पहले जो हमें एक्टिविटी कंप्लीटेड चाहिए, मतलब फाउंडेशन बनेगा तभी ऊपर बिल्डिंग का काम शुरू होगा, तभी ये स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह बनेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? तो उस एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटी होना जरूरी, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? प्रीडिसेसर या प्रीसीडिंग एक्टिविटी। माइक में आवाज आ रहा है ना? प्रीसीडिंग एक्टिविटी या प्रीडिसेसर एक्टिविटी। फिर ये एक्टिविटी के बाद, यानी कि इस एक्टिविटी के ऊपर जो डिपेंडेंट अगली एक्टिविटी है। मतलब सर जब तक ये कॉलम और स्लैब नहीं लगेगा ना, तब तक हम ये बाजू की दीवारें नहीं बना सकेंगे, तब तक हम ये बाथरूम कहां है ये सब तय नहीं कर पाएंगे। आप समझ, बाथरूम नहीं है, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। बाथरूम है क्या उधर? नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इमेजिनेशन को स्ट्रांग करो। क्यों तुमको हर चीज सामने ही चाहिए? इमेजिनेशन स्ट्रांग करो। बॉयज की इमेजिनेशन ऐसी बहुत स्ट्रांग है। अरे मतलब, अरे वैसा नहीं रे, मतलब कैसा, तुम्हारे कोई क्रश वगैरह है तो उसके साथ तुम अज्यूम करने लग जाते हैं ना कि कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क में घूमने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, वैसे बोल रहा हूं मैं। तो इमेजिनेशन ऐसी स्ट्रांग है अपनी, बराबर। लेडीज तुम भी इमेजिनेशन स्ट्रांग करो। जरूरी नहीं है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि देखिए यहां पर किचन बन रहा है तो आप झुके हो, किचन बेंच के यहां पे किचन कहां से लाऊंगा बेटे मैं? हाँ जी, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी स्ट्रांग रखो। है, अब ध्यान से सुनो, जब तक ये जो कॉलम और स्लैब नहीं बन जाएंगे तब तक मैं कोई भी रूम कहां पर बनेगा, बेडरूम कहां बनेगा, मास्टर बेडरूम कहां बनेगा, किचन कहां बनेगा, ये डिसाइड कर पाऊंगा क्या? तो अब ये जो कॉलम और स्लैब के बाद होने वाली एक्टिविटी है उसको मैं बोलूंगा फॉलोइंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी?
फॉलोइंग एक्टिविटी, और वो कौन सी थी? प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहले होने वाली एक्टिविटी प्रीसीडिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद होने वाली एक्टिविटी फॉलोइंग एक्टिविटी। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? मैंने बोला कि एक्टिविटीज एक्सक्लूसिव भी हो सकती है, एक्टिविटीज साथ में चलने वाली भी हो सकती है। बराबर है? यहां तक पक्का 100% डन है? डन। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले गैंट चार्ट हम बाद में समझने वाले हैं, वो टेक्निकल पार्ट है, मेथड है वो सिर्फ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज, example people, in such a way that the project is completed within defined scope, quality, time, cost constraint. A project is a temporary and one time endeavor. one time endeavor, एक बार बिल्डिंग बना दी तो बना दी, हो गया ना, खत्म। वो हैंड ओवर कर देंगे, फिर नए दूसरे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे, वो बनाकर हैंड ओवर कर देंगे, फिर नए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे चला जाएंगे। अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में याद रखना, क्या सब बिल्डिंग एक जैसे बनेंगे? क्या सारी सोसाइटीज एक जैसी बनती है? क्या आप बोलेंगे सर हमारा फेज ए, फेज बी, फेज सी सब सेम है? वो एक पूरा प्रोजेक्ट मतलब आपकी पूरी सोसाइटी मतलब एक प्रोजेक्ट है ना। तो आपके जैसी ही एक बगल में एक और सोसाइटी अगर होगी तो क्या वो सोसाइटी और आपकी सोसाइटी सेम होगी? वो तो अलग है ना सर, वो यूनिक है ना सर। विच ब्रिंग्स अबाउट बेनिफिशियल चेंज और एडेड वैल्यू। The property of being a temporary and one-time undertaking contracts with processes or operations which are permanent and semi-permanent ongoing functional work to create same product or service over and over again. The management of these two systems is often very different and requires varying technical skills and philosophy, hence requiring the development of project management. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इनका बोलना यही है कि भले ही हम अलग 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 क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट फाउंडेशन का काम तो यहां पर और वहां पर तो सेम ही है। बराबर है? पिलर्स खड़े करना और उसके स्लैब्स डालना ये भी तो काम सेम ही है। तो कुछ कुछ सिमिलर काम है, कुछ कुछ अलग काम है, डिजाइन के हिसाब से किसी किसी का कस्टमाइजेशन है। बट कस्टमाइजेशन है, कोई बोल रहा है कि मुझे बंगलो बांध के चाहिए, मुझे अपना एक सेपरेट बंगलो चाहिए, फाउंडेशन तो वहां भी बनाना पड़ेगा ना, है या ना? फाउंडेशन तो बड़ी बिल्डिंग में भी लगेगा, छोटी बिल्डिंग में भी लगेगा, बट ये बिल्डिंग कंपैरेटिवली छोटी है, आइसोलेटेड बिल्डिंग है, यहां पर ये पूरी 400 फ्लैट की स्कीम है, तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत फर्क होगा। कुछ कुछ एक्टिविटीज सेम होंगी, कुछ कुछ एक्टिविटीज अलग होगी, कुछ कुछ एक्टिविटीज ऑनगोइंग बार बार कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, कुछ कुछ एक्टिविटीज वन टाइम होती है। तो ऐसे केस में इन सब प्रोजेक्ट्स, इन सब चीजों के साथ डील करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया है, जो कॉन्सेप्ट हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में देख रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर सबको? प्रोजेक्ट समझ में आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ में आ गया, एक्टिविटीज क्या होती है समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए सर ये हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीछे का ये रीजन समझिए कि हम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं। एक बार रीजन समझ में आ गया तो टॉपिक्स और मेथड्स वगैरह समझ में आएंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपको कहता है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर ऐसा ऐसा एक स्कीम बिल्ड करना है, मेरे पास जमीन है, ये इतने इतने फ्लैट्स की स्कीम बनानी है, ये चीजें फैसिलिटीज उस स्कीम में होनी चाहिए, बोल दिया उसने आके, बोल दिया सर। अब बोलने के बाद आपको उसे एस्टिमेट देना पड़ेगा ना। क्या एस्टिमेट देना पड़ेगा? कॉस्ट का एस्टिमेट देना पड़ेगा। सर खर्चा इतना इतना खर्चा लगेगा, इतना इतना मटेरियल लगेगा, इतना इतना पैसा आपका लगेगा, इतना इतना समय लगेगा। एटलीस्ट दो चीज तो पक्की है सर, कॉस्ट और टाइम, ये दो चीज तो पक्की है कि नहीं? सर इतना खर्चा लगने वाला है, इतना समय लगने वाला है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, है या ना? अच्छा, अब कौन से प्रोसेस को कितना समय लगेगा, कौन सा प्रोसेस कब स्टार्ट करना है, कौन सा प्रोसेस कब एंड करेंगे, कौन से प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, कौन से प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। डिसाइड करनी पड़ेगी ना। एज अ बिल्डर, एज अ कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्शन पर्सन, मतलब जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, कौन सा काम साइमल्टेनियसली होगा। अगर मैं रुक के एक एक काम धीरे 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 करता रहूं तो 10-10, 15-15 साल तक भी मेरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा सर। बराबर? एक बार फाउंडेशन बना लो, फिर देखते हैं। हो गया? अब एक काम करो, ये फेज का बिल्डिंग खड़ी कर दो, फिर देखते हैं। हो गया? अब एक काम कर लो, स्विमिंग पूल बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो हो गया काम सर, फिर तो हो गया काम। बराबर? यहां पे आप जब भी कोई नया फ्लैट वगैरह बुक करने जाते हैं, सामने वाला बोलता है सर 2 साल बाद का पोजीशन है। ये कैसे बोल देते हैं 2 साल बाद का पोजीशन है? उसको मालूम है 2 साल बाद का पोजीशन है, उसको पता है 2 साल बाद पोजीशन आएगा गारंटी से। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ना सर, 2 साल बोल दिया तो 2-3 महीना आगे पीछे, बट 2 साल बोल के 5 साल लगाएगा वो? लगाएगा 5 साल?
या 5 साल बोल के 1 साल में दे देगा वो, तो फिर ये इतना एक्यूरेसी के साथ कैसे फोरकास्ट कर पा रहा है कि मैं 2 साल बाद पोजीशन दे दूंगा या 3 साल बाद पोजीशन दे दूंगा? कहां से बता पा रहा है? कैसे बता पा रहा है? क्योंकि उसको पता है उसके प्रोजेक्ट में कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटीज को कितना समय लगने वाला है, कौन से समय तक सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होकर फाइनल डेट क्या रहेगा अप्रोक्सीमेटली। बराबर है। हो सकता है बीच में कोई छोटे मोटे 19-20 कोई दिक्कतें आ जाए, कम ज़्यादा समय लग जाए। फाउंडेशन का काम कर रहे थे, अचानक से बारिश आ गई, बारिश फाउंडेशन करना था तो उसमें पत्थर मिट्टी की वजह पानी भर गया। अब पहले तो पानी निकालने के लिए 1 हफ्ता जाएगा, फिर वापस उसमें फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हो सकता है ना, दीज आर कंटीजेंसीज, ये बात की बात है। तो कंटीजेंसीज कंसीडर करके वो 2-3 महीना एक्स्ट्रा जोड़ के आपको बोल देगा भाई 3 साल बाद पोजीशन आ जाएगा, हाँ या ना? बराबर है। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेट दे पा रहा है, तो उसके पीछे का कारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है भाई साहब। उसको पता है कौन सी एक्टिविटी वो पहले स्टार्ट करेगा, कौन सी एक्टिविटी किसके साथ चलेगी, कौन सी एक्टिविटीज कब तक खत्म होगी, कौन सी एक्टिविटी में कितना रिसोर्स लगने वाला है, कौन सी एक्टिविटी में कितने दिन लगने वाले हैं। उसे तो ये भी अंदाजा लगाना पड़ेगा ना कि भाई लेबर लगाएगा वो काम पे, तो कौन से दिन पे कितना लेबर रहेगा, कौन से समय में कौन सी चीज का काम चल रहा है। अब मान लीजिए सिर्फ बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहां पे 50 लेबर चाहिए। मान लीजिए दूसरी तरफ हमारा क्लब हाउस का काम चल रहा है, वहां पे 25 लोग चाहिए, तो टोटल लेबर मुझे कितने चाहिए? 75 चाहिए। तो उस हिसाब से सैलरी का मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। लेबर पेमेंट तो डेली या तो वीकली बेसिस पे होता ना, हाँ या ना? बट मुझे पता है ये बिल्डिंग बनने वाला जो काम है ये 3 महीने का काम है, बट क्लब हाउस का काम सिर्फ 1 महीने का काम है। तो मुझे 1 महीने के लिए 75 एम्प्लॉइज लगेंगे या 75 लेबर लगेंगे, बाकी 2 महीने के लिए सिर्फ, बाकी 3 महीने के लिए सिर्फ 50 लेबर लगेंगे। मतलब यहाँ पे वो 1 महीना जहाँ पे दोनों काम चल रहा है 75 लेबर, बाकी 2 महीना जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग का काम चल रहा है वहां पे सिर्फ 50 लेबर, है या ना? सिंपल है। अच्छा सर, बिल्डिंग के साथ क्लब हाउस के अलावा दूसरा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है। इसके 3 महीने के पीरियड में यहाँ पे कोई और 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। क्लब हाउस बन गया, वेरी गुड। तो एक काम करो, रोड और शेड, पार्किंग शेड बनाना शुरू करो। तो कब कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है, कब कितना लेबर रिक्वायर्ड रहेगा, कब कितना खर्चा होने वाला है, ये भी तो पता चलेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको। तो इतना इन डिटेल, इन डेप्थ हम जाने वाले हैं। अब ये पूरा प्रोजेक्ट देखने के लिए, पता करने के लिए कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए सबसे पहले एक मेथड है अपने पास, नेटवर्क एनालिसिस मेथड। नेटवर्क एनालिसिस। अब ये नेटवर्क एनालिसिस क्या है? हम यहां पर नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। और नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमें पता चलेगा कौन सी एक्टिविटीज कैसे 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 आगे बढ़ेगी, कौन सी एक्टिविटी को कितना समय लग रहा है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे CPM मेथड एक रहेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड, और एक PERT टेक्निक रहेगा, PERT, PERT टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक बोल के। ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे। तो जहां पे हमें समझ में आएगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना समय लगने वाला है, कितना मैक्सिमम समय लग सकता है, समझ में आ रहा है, कितना खर्चा लग सकता है। बराबर, यहां तक क्लियर? यहां तक सबको? नेटवर्क एनालिसिस एंड PERT, नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर हम चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। इसको डिटेल में समझेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।